नमस्कार दोस्तों, केसी ज्ञान मंच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इसके बारे में डिटेल हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। मुद्रास्फीति के टाइप्स क्या क्या हैं, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है जब मुद्रास्फीति बढ़ता है या कम होता है ना। डिफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है, सीपीआई कैसे मेजर करते हैं, डब्ल्यूपीआई कैसे मेजर करते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या क्या फैक्टर्स होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या क्या फैक्टर है ना। सारे डिटेल आज हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे ढंग से इसको कवर करेंगे इन्फ्लेशन को। तो आप लोग जुड़े रहिए और काफ़ी अच्छे से जो है आज हम लोग इसको करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि ये इन्फ्लेशन क्या होता है। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? बड़ा बेसिक टर्म है, जनरली लोग कहते हैं। जिसने इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ा है उसको बोलेंगे कि महंगाई बढ़ गया मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा मतलब महंगाई बढ़ गया। ये इकोनॉमिक्स के टर्म के हिसाब से कोई अच्छा डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ना ही सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होता है। इकोनॉमिक्स कहता है कि जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसको आप यूज कर रहे हैं, अगर उसकी औसत कीमतें लगातार अगर बढ़ता है और मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, मनी परचेजिंग पावर है, उसकी वैल्यू कम होती है, तब हम उसको कहेंगे इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, जैसे मान लीजिए कि हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप सीख रहे हैं, मतलब हमने आपको सर्विस प्रोवाइड किया और आप सर्विस ले रहे हैं, मतलब आप सर्विस का उपभोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। अगर ये आपको महंगा लगता है, मान लीजिए कि 100 की जगह जो है आप 150 पे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो अब एवरेज अगर वैल्यू निकाला जाए तब आप देखेंगे कि कितनी वैल्यू बढ़ी है, उस हिसाब से इसको काउंट किया जाता है ना। तो इसमें जो फैक्टर होता है कि जो हमारी जो है जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो औसत कीमतें हैं, अगर वो लगातार अगर बढ़े और जो मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, मनी परचेजिंग पावर है, अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन कहेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए, इन्फ्लेशन भारत सरकार ने क्या किया कि एक टारगेटिंग फ्रेमवर्क पे काम कर रही है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क वो क्या है कि इन्फ्लेशन जो है 4 ± 2% है ना। इसके बारे में हम डिटेल अभी करेंगे, बस मैं आपको हल्का हल्का सा मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि जो भारत सरकार जो है इसी टारगेटिंग फ्रेमवर्क पे काम करती है। अगर इससे ज़्यादा अगर होता है, मतलब कि 2 से लेके 6% के बीच में, है ना, अगर इससे ज़्यादा अगर होता है या अगर इससे कम होता है तो फिर इस कंडीशन में हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, वो डिपेंड करता है कि तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम भारत सरकार के पास एक टूल्स होता है फिस्कल पॉलिसी, और आरबीआई के पास एक टूल्स होता है मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। अब ये जो चीज़ें हैं टारगेटिंग फ्रेमवर्क, इसके बारे में हम अपन डिटेल करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इस पर इन्फ्लेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कि इकोनॉमिक्स में मनी सप्लाई का बढ़ना। मनी सप्लाई का बढ़ना, मनी सप्लाई का बढ़ना का मतलब ये होता है डिमांड बढ़ना। डिमांड बढ़ना, डिमांड बढ़ना, किसी वस्तु का डिमांड बढ़ता है जिसका मतलब डिमांड को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? सप्लाई को बढ़ाना होगा। जैसे सप्लाई बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, वो जनरेट होता है, हमारा जीडीपी बढ़ेगा। अगर ये इसके पास पैसा आएगा तो भारत सरकार के पास पैसा आया, मतलब कि हमारा जीडीपी में उसका योगदान हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होता है। जब भी अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ता है उससे क्या होता है कि एक अच्छा माना जाता है कि एक मुद्रास्फीति अगर 2 से 6% के बीच अगर है आपका तो अच्छा माना जाता है कि उसमें क्या है कि मनी सप्लाई बढ़ता है, जिससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जीडीपी बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। लेकिन ये कुछ बहुत लंबे समय के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, कुछ समय के लिए अच्छा माना जाता है।
ठीक है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण के लिए है आरबीआई मौद्रिक नीति लाती है और सरकार जो है फिस्कल पॉलिसी लाती है के द्वारा जो है कम करती है। और इसे जब इन्फ्लेशन बढ़ता है इसे कंट्रोल करने के लिए जो है आरबीआई और भारत सरकार दोनों मिलकर काम करती है। और जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ा इसको क्या करेंगे, डिसइन्फ्लेशन करने के लिए जो है जब इसे कंट्रोल किया जाता है तो उसको कहते हैं डिसइन्फ्लेशन, बी मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं डिफ्लेशन देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा और इसमें हम अपन डिटेल्स थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसके हिस्ट्री के बारे में बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो इन्फ्लेशन है आपका। सबसे पहले देखिए इन्फ्लेशन ये क्या है, ये राज्य सूची का विषय नहीं है, ये क्या है, केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, पहला चीज है ये जो है हमेशा एक महीने के औसत में देखा जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति जो होता है पूरे देश में एक जैसी होती है, पूरे देश में एक जैसी होती है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले मुद्रास्फीति की गणना जो है 1942 में शुरू किया गया था, जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। 1942 उसी समय जो है ये इन्फ्लेशन उसी का देन है, उसी समय सबसे पहले गणना किया गया था इन्फ्लेशन का। फिर 1942 से 2015 तक ये जो है WPI पे गणना किया गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर गणना किया गया था। 2015 के बाद जो है इसे CPI के आधार पर गणना किया जाने लगा। इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा दोस्तों, WPI क्या है, CPI क्या है। आपको बस समझना है कि जो अब हमारा देश गुलाम था 1942 में पहली बार जो है इन्फ्लेशन की गणना किया गया। और 1942 से 2015 तक जो इनका जो गणना करने का जो टूल्स था वो था WPI, मतलब WPI पे ही जो है ये गणना करते थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। लेकिन 2015 के बाद इन्होंने क्या किया, CPI पे गणना करने लगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। ठीक है, इसको आधार मानकर क्या है इन्फ्लेशन की गणना करने लगा। ठीक है, अब इसमें 2009 से पहले 2009 जिस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, है ना। तो उनके टाइम क्या है कि 2009 से पहले और 2009 के बाद, 2009 से पहले जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है इन्फ्लेशन की गणना किया जाता था। कितने दिनों के लिए, 15 दिनों के एवरेज वैल्यू के आधार पर, 15 दिनों के एवरेज वैल्यू के आधार पर। अब 2009 के बाद इसे कौन गणना करता है, मॉस्पी, जिसको कहते हैं सांख्यिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या है, एक महीने के औसत पे जो है इन्फ्लेशन की गणना करता है मॉस्पी। और ये किस पे अभी गणना कर रहा है, CPI पे, है ना। पहले क्या होता था, पहले होता 2015 तक जो है WPI पे गणना किया जाता था 15 दिनों के एवरेज वैल्यू के लिए। तो ये तो हो गया इसका बेसिक। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और इसमें देखते हैं, एक मुद्रास्फीति का
जो है एक टारगेट बनाया गया, टारगेटिंग फ्रेम इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। टारगेटिंग फ्रेमवर्क मतलब मुद्रास्फीति का लक्षित ढांचा। ठीक है, सबसे पहले जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क पे जो काम किया वो न्यूजीलैंड ने काम किया था। न्यूजीलैंड ने ये कब किया था? 1990 में। ठीक है, और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने 2016 में उर्जित आर पटेल समिति के सिफारिश पर एक टारगेटिंग फ्रेमवर्क पे काम किया गया। मतलब टारगेटिंग फ्रेमवर्क ऐसा होता है, इसमें एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही जो है इन्फ्लेशन रखना है। ठीक है, केंद्र सरकार जो है एक टारगेट, आरबीआई जो है केंद्र सरकार को टारगेट देती है कि आपको इन्फ्लेशन जो है इसी के अकॉर्डिंग रखना है, उसी को टारगेटिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है, तो जो 1934 एक्ट जो है आरबीआई का जो एक्ट है 1934 में संशोधन करके ये टारगेटिंग फ्रेमवर्क, इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क पे काम किया गया। उसके जो समिति के ये उर्जित आर पटेल समिति के सिफारिश पर 2016 में से टारगेटिंग फ्रेमवर्क काम किया गया था। और इसमें इसका क्या था कि जो 4 ± 2% है ना, ये हमारा टारगेटिंग फ्रेमवर्क है। जैसे कि एक टारगेट दिया गया, आरबीआई ने टारगेट देती है, इसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन होता है ना, जैसे इसमें 4 ± 2% का मतलब हो गया 2 से 6 के बीच में हमारा इन्फ्लेशन लाई करना चाहिए। ये कब लागू हुआ था? 2016 से 5 साल पे फ्रेमवर्क तैयार होता है, 16 से 21, फिर 21 से 26। ठीक है, 21 से 26 भारत सरकार क्या करती है अब इसमें? हाँ, इसमें कभी कभी पूछ देता है कि 4 ± 2% जो है, इसको जो ±2% जो है इसको कहते हैं टॉलरेंस बैंड कहते हैं। और ये हमेशा जो है किस पे इन्फ्लेशन काउंट होता है? सीपीआई पे। इसको कौन निकालता है? मॉस्पी निकालता है। ये सब चीज़ें बेसिक कभी कभी पूछ देता है एग्जाम, कभी कभी नहीं, कई बार पूछा है। अगर इन्फ्लेशन से क्वेश्चन जुड़ेगा तो पूछेगा आजकल किस पे इन्फ्लेशन जो है निकाला जाता है, और कौन निकालता है, कौन मंत्रालय निकालता है। ठीक है, सीपीआई आधारित महंगाई लक्ष्य है। हमेशा जो है ये 5 साल के जो है टारगेट फ्रेम किया जाता है 5 साल के लिए। सबसे पहले शुरुआत हुआ 2016 में उर्जित आर पटेल समिति के सिफारिश पर। 16 से 21 रहा, 4 ± 2, फिर 21 से 26 भी यही है, इसी पे काम कर रही है भारत सरकार। आरबीआई क्या करती है? एक फ्रेमवर्क तैयार करती है और भारत सरकार का काम है कि इस पर काम करना, इसको जो है कंप्लीट इसको अपने इन लाने का काम करती है। जैसे आरबीआई क्या करती है? एक फ्रेमवर्क तैयार करती है और अमल करने का काम किसका होता है? भारत सरकार का। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक चीज़ जो हम लोग समझ रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में। ठीक है, अब वही सेम चीज़ हम सीखेंगे किसके? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन माने क्या होता है? अवस्फीति। जैसे इन्फ्लेशन में क्या हुआ कि आपका मनी सप्लाई बढ़ा, ठीक है, आपका लिक्विडिटी बढ़ा, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ता है, मनी सप्लाई बढ़ा। इन्फ्लेशन में अब इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे आपने इन्फ्लेशन में पढ़ा कि मनी सप्लाई बढ़ा, इसमें मनी सप्लाई क्या होगा? कम होगा, इसमें लिक्विडिटी कम होगा, इसमें डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट रेट ये क्या होगा? कम होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कम हो जाएगा, जीडीपी घटेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होता है। और मनी परचेजिंग पावर जो है ये क्या होता है? बढ़ जाता है। पहले क्या है कि 100 रुपया में, सपोज कीजिए 100 रुपया में 10 पेन खरीदते थे। अब क्या है कि 100 रुपया में जब डिफ्लेशन होगा तो हो 12 पेन खरीदोगे, है ना। अब देखो 100 रुपये में पहले 10 पेन खरीद के लेकर आते थे, अब 100 रुपये में हम क्या ला रहे हैं? 12 पेन ला रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमारा मनी परचेजिंग पावर क्या हुआ? बढ़ गया है। इसी को डिफ्लेशन कहते हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है आरबीआई? एक मॉनेटरी पॉलिसी लाती है और सरकार जो है एक फिस्कल पॉलिसी लाती है। ये क्या आरबीआई क्या करती है? जो ब्याज रेट होता है उसको कम कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इससे कंट्रोल होता है। जब डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है उसको कहते हैं रिफ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेशन। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, इस तरह से डिफ्लेशन है,
कंट्रोल हो गया तो फिर इसको रिफ्लेशन कहेंगे। ठीक है, ऐसे है, ये हमारा डिफ्लेशन है, कंट्रोल हुआ तो इसको रिफ्लेशन कहेंगे। फिर ये हमारा हो गया इन्फ्लेशन, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मुद्रास्फीति और अपस्फीति के। अपस्फीति से मुद्रा अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, वही जो सेम चीज़ है। एग्रीगेट डिमांड जो होता है ये क्या होना चाहिए, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा। अगर एग्रीगेट डिमांड अगर सप्लाई से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि मनी सप्लाई बढ़ना। मनी सप्लाई बढ़ना का मतलब अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ गया। लिक्विडिटी बढ़ा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास मनी सप्लाई बढ़ गया, लिक्विडिटी बढ़ा। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर डिमांड को अगर पूरा करना है तो आप क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे। जब सप्लाई बढ़ाएंगे तो सप्लाई बढ़ाने का मतलब है कि आपके पास, मान लेते हैं कि आप जो है आपके पास एक मशीन है। ठीक है, और आप क्या करते हैं कि एक दिन में 500 पेन तैयार करते हैं। ठीक है, 500 पेन तैयार करते हैं तो इसके लिए आपने क्या किया, 2 स्टाफ को रखा है। ठीक है, 2 स्टाफ को रखा है। अब क्या हुआ कि आपके पास अचानक से डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ा। अब क्या है कि आपको एक दिन में तैयार करना है 1500 पेन। उसके लिए क्या करोगे, 500 के लिए 200 तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर 6 स्टाफ रखना पड़ेगा। 6 स्टाफ, तो 6 स्टाफ के दूध पहले से है तो 4 आपको क्या करना पड़ेगा, 4 आपको अपनी कंपनी में अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा अब ये जो पैसा कमाएगा तो हमारे भारत के जीडीपी में इसका योगदान होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका योगदान होगा। तो कहने का मतलब जब भी आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है सप्लाई से, तो उसके अंदर से मनी सप्लाई बढ़ा, लिक्विडिटी बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, है ना, ये सब चीज़ें जो है प्रभाव पड़ता है। वही जैसे इसका उल्टा कर दीजिए, अपस्फीति में क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड जो है लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इस कंडीशन में क्या होगा, आपका मनी सप्लाई जो है कम हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, जीडीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं चीज़ें, जीडीपी कम हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा। ठीक है, जो सामान, मान लीजिए कि आपके पास डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। आपने मान लीजिए कि एक मशीन है और आपने क्या कि 500 पेन एक दिन में आप बनाते हैं और आपके पास जो है पेन बिक ही नहीं रहा है। ठीक है, मुश्किल से जो है 100-200 पेन बिकता है एक दिन में। अब क्या करोगे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आपके कंपनी में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको निकालोगे आप। ज़रूरत ही नहीं है भाई, हमारा डिमांड ही नहीं है तो हम तुमको कहाँ से पैसा दें। तो कहने का मतलब जब भी अपस्फीति होता है तो उसमें नुकसान होता है। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। ठीक है, मुद्रास्फीति में मनी सप्लाई बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें समझते हैं। अब बात करते हैं किन्स के अनुसार। देखो, किन्स जो है ना एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के उद्घोषक हैं। इन्होंने जो है सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था पे एक राय दिए थे। बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं। इन्होंने कहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को इन्होंने काफ़ी, जिस तरह से आपके स्मिथ साहब ने कैपिटल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे काम किया, उसी तरह से इन्होंने जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इनका कहना था कि जो जितने भी अधिकांश संसाधन हैं वो सरकार के स्वामित्व में होने चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र जो पब्लिक सेक्टर है, अधिक से अधिक जो है समाज के लोग को, मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण का है, आय का समान वितरण हो, है ना, ये सब चीज़ें जो है इन्होंने सबसे पहले किन साहब के अनुसार ही जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था पे जो है इन्होंने अपनी राय रखे थे, किन साहब ने। तो इनका एक मुद्रास्फीति में इनका एक बड़ा शानदार एक इन्होंने ग्राफ के माध्यम से मुद्रास्फीति को एक्सप्लेन किया। इन्होंने बताया कि मुद्रास्फीति अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाता है, इसका मतलब ये है कि डिमांड बराबर सप्लाई, मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट। इसको क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूर्णतः रोजगार। और उसी में क्या क्या होगा, अगर एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर एग्रीगेट डिमांड जो है लेस देन एग्रीगेट सप्लाई होगा तो एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ें हैं, इसको कहा गया एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, इसको कहा गया पूर्ण मुद्रास्फीति।
अब इसको कहा गया आंशिक मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यही है, इन्होंने जो है एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ मान लेते हैं कीमत और रोजगार है, और यहाँ पे मान लेते हैं मुद्रा की मात्रा है, मुद्रा की मात्रा। इस पे इन्होंने किन साहब ने अपने ग्राफ के माध्यम से जो है डिमांड और सप्लाई को बड़ा अच्छा तरीके से जो है इन्होंने डिफाइन किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक होता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, एक होता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कई बार देखो एग्जाम में पूछा है, यूपीएससी में एक बार पूछा है कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। कई बार आपको बीपीएससी में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। थोड़ा सा हम इसको नीचे कर देते हैं। हाँ चलिए, हो रहा है रिकॉर्ड कि नहीं हो रहा है। चलिए, स्टैगफ्लेशन क्या होता है देखिए, कई बार एक क्वेश्चन है ना, आपके यूपीएससी के एमसीक्यू मिलेगा, आपके बीपीएससी के एमसीक्यू मिलेगा। बीपीएससी एक बार पीटी में पूछा है कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, यूपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि स्टैगफ्लेशन जनरली क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर रिसेशन हो उसको क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन के साथ साथ अगर रिसेशन हो उसको क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन कहेंगे, है ना। अब कैसे इसको एक्चुअली ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, इन्फ्लेशन, और इसी में कहीं आप एक ले लीजिए, ये आपका रिसेशन है ना। ये इन्फ्लेशन है और ये आपका मान लेते हैं रिसेशन है। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलेंगे इसको, स्टैगफ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन के साथ साथ रिसेशन होना चाहिए। वो मैं आपको बताऊंगा कि रिसेशन का कंडीशन क्या होता है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्लो डाउन क्या होता है। ठीक है, सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलो मैं अभी बता ही देता हूँ आपको, फिर इसकी इन्फ्लेशन की बात करेंगे अपन। चलिए देखिए, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन कभी कभी होता है, जैसे कि हमारे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की नहीं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 5 जो है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काम करता है, 5 टाइप के। एक होता है स्लो डाउन, एक होता है स्लो डाउन। ठीक है, स्लो डाउन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप समझिए कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है क्वार्टरली जो है मेजर किया जाता है, हर एक 3 महीने पे। तो जो स्लो डाउन मतलब एक साल में कितना हो गया, 4 क्वार्टर हो गया। तो जो स्लो डाउन इकोनॉमी है, स्लो डाउन इकोनॉमी कहा जाता है कि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है हर एक क्वार्टर जो है कम होना चाहिए। मान लीजिए पहला क्वार्टर 6% है, तो दूसरा क्वार्टर में कितना होना चाहिए, 5%, तीसरा क्वार्टर में कितना होना चाहिए, 3%। मतलब कि घटते रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे स्लो डाउन कहेंगे, घटते रहना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, स्लो डाउन। उसी तरह से दूसरा होता है इसको मिटा देते हैं। ठीक है, स्लो डाउन हो गया। अब दूसरा होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन जिसको बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जिसको क्या कहते हैं, संकुचन। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन जो है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होता है कि किसी भी एक जो क्वार्टर होता है उसमें आपका निगेटिव होना चाहिए। जैसे 4 क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर में से किसी एक क्वार्टर में अगर आपका निगेटिव हुआ, किसी एक क्वार्टर में आपका निगेटिव हुआ, किसी भी एक क्वार्टर में, किसी भी एक क्वार्टर में, किसी भी एक क्वार्टर में अगर आपका निगेटिव होता है, क्या चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो उसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। फिर एक होता है आपका रिसेशन, मंदी। देखो कहीं पूछ देगा आपको फिर मैचिंग के लिए, तो रिसेशन जिसको मंदी कहते हैं, रिसेशन का कंपलसरी कंडीशन है कोई भी 2 लगातार क्वार्टर आपका क्या होना चाहिए, 2 लगातार क्वार्टर आपका निगेटिव होना चाहिए, 2 लगातार क्वार्टर
नेगेटिव होना चाहिए। दो लगातार क्वार्टर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। रिसेशन, ठीक है। एक होता है डेप्रिसिएशन होता है, जिसमें कि डिफ्लेशन के साथ साथ रिसेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। एक होता है मेल्ट डाउन होता है। मेल्ट डाउन में क्या होता है कि पूरा आपका शेयर बाजार जब अचानक से गिर जाए उसको मेल्ट डाउन कहते हैं। यही दो तीन बेसिक चीज़ था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे, स्क्यूफ्लेशन, फिर फ्लिप्स कर्व। फ्लिप्स कर्व तो इतना इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन में ना कि मतलब एग्जाम में कहीं न कहीं पूछ ही देता है इसके बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं स्क्यूफ्लेशन की। स्क्यूफ्लेशन में ये होता है कि जब कुछ वस्तु, जैसे कि वस्तु, सारे वस्तु की बात नहीं कर रहे, कुछ वस्तु जो है उसका कीमत जो है बढ़ता है और कुछ वस्तु कीमत घटता है, तो उसको क्या कहेंगे, स्क्यूफ्लेशन। मतलब कुछ वस्तु का कीमत बढ़ता है और कुछ वस्तु का कीमत घटता है, तो उसको स्क्यूफ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। एक होता है फ्लिप कर्व होता है, समझ में आ गया ना, कि कुछ वस्तु का कीमत जो है बढ़ना और कुछ वस्तु कीमत घटना, उसको क्या कहेंगे, स्क्यूफ्लेशन कहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं फ्लिप कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्लिप कर्व देखते हैं। फ्लिप कर्व में क्या है कि एक इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था A.W. फिलिप्स। ये बात हम कर रहे हैं 1958 में। उन्होंने क्या है कि इन्फ्लेशन को और बेरोजगारी को, उनके बीच में एक रिलेशन उन्होंने डिफाइन किया है। जैसे मान लेते हैं फ्लिप कर्व, इनका नाम है A.W. फिलिप्स। 1958 में इन्होंने इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया, उन्हीं को फ्लिप कर्व कहते हैं। कुछ नहीं है इसमें, इधर मान लेते हैं क्या, इधर क्या होता है इन्फ्लेशन और इधर क्या होता है बेरोजगारी। तो जो कर्व है कैसा होगा, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस। कर्व कैसा होगा, ऐसे। मतलब कि इन्फ्लेशन का जो है बेरोजगारी के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया, जो इन्फ्लेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेरोजगारी। अब देखो इसी में क्या है कि चालाकी आजकल एग्जामिनर क्या करता है कि इसमें इन्फ्लेशन जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसके जगह आपको दे देगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोजगार। ये भी सही है। मतलब कि इसका कहने का मतलब A.W. फिलिप्स साहब का है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, तो उस कंडीशन में आपका बेरोजगारी कम होगी। क्यों कम होगी, वो मैंने आपको बताया था शुरू में, क्योंकि हमारा जो है मनी सप्लाई बढ़ा, इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी, इसका मतलब है कि हमारा डिमांड बढ़ता है। डिमांड बढ़ने का मतलब हमको सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, नए नए आदमी को भर्ती करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो मतलब रोजगार हमें देना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया कि जो इन्फ्लेशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेरोजगारी का होता है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा तो मतलब बेरोजगार जो है क्या हो गया, कम हो गया, रोजगार बढ़ गया। अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। ये चीज़ है। A.W. फिलिप्स कई बार पूछा है, कई बार पूछा है ये फ्लिप कर्व जो है, इनका y एक्सिस में क्या होता है इन्फ्लेशन, x एक्सिस में क्या होता है बेरोजगारी होता है, इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है आजकल कुछ एग्जाम में जो है डायरेक्टली पूछ देता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन में मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसको आज हम लोग सीखेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर जो है इसके आगे हम अपन क्लास इसको आगे स्टार्ट करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, केसी ज्ञान मंच से। यहाँ पे आपको
एक से एक बेहतरीन क्लासेज जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।